हेलो स्ट्रेंजर्स, मेरा नाम है मनीष ठाकुर और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीए पॉलिटिकल ऑनर्स में की है। और मैं आपको इस चैनल पे क्लास 6 to 12 तक की पॉलिटिकल को ही पढ़ाऊँगा। फ़िलहाल मैं क्लास 12 की पॉलिटिकल को इस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ। और आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो क्लास 12th की पॉलिटिकल में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चैप्टर में तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारी जो सेकंड बुक है वो स्वतंत्र भारत की राजनीति पर आधारित है और आज़ादी के बाद देश के अंदर क्या राजनीति हुई है उससे रिलेटेड हम इस बुक में सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो जो आज हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वह है हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। और इस वीडियो में हम जिन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे हैं देश का विभाजन। देश के विभाजन के समय क्या परिस्थितियां थी हमारे देश में, उसको अभी हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में। दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है देश के समक्ष 3 प्रमुख चुनौतियां, जो कि इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। और क्वेश्चन क्या बनता है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश के समक्ष प्रमुख 3 चुनौतियाँ कौन सी थी। और जो तीसरा टॉपिक है वो है सहमति के 2 व्यापक मुद्दे। आज़ादी से पहले नेताओं के बीच में ऐसे कौन से 2 मुद्दे थे जिसको लेकर के कोई बहसबाजी नहीं हुई, सहमति थी सबके मध्य। फोर्थ टॉपिक है हमारा ट्विस्ट विद डेस्टिनी, जिसको हिंदी में भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट भी कहते हैं। तो ये क्या है ये देखेंगे। उसके बाद खान अब्दुल गफ़ार खान कौन है, विभाजन के पीछे का आधार क्या था, किसकी वजह से भारत के 2 टुकड़े हो गए, और द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या है। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं कि देश के विभाजन के समय कैसी परिस्थितियां थी। तो 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को 1947 में भारत अंग्रेज़ों के 200 वर्षों की गुलामी से आज़ाद हुआ। और ये जो 200 वर्षों की गुलामी थी, ये अंग्रेज़ों के द्वारा जो नीतियां अपनाई गई थी उसका भारतीय क्षेत्रों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। भारत के आर्थिक क्षेत्र पर, राजनीतिक क्षेत्र पर और सांस्कृतिक सामाजिक क्षेत्र पर। तो 14-15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेज़ों के 200 वर्षों की गुलामी से आज़ाद हो गया। परंतु आज़ाद हिंदुस्तान के शुरुआती साल चुनौती से भरे हुए थे। क्यों भरे हुए थे? क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारतीय समाज को इतना नीचे धकेल दिया था कि उससे उभर पाना भारतीय समाज के लिए, भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां थी। और आज़ादी के समय जो परिस्थितियां थी उसमें हमारी एकता को खतरा था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो दंगे हो रहे थे। तो जो चुनौतियां थी, चुनौती से भरा हुआ माहौल था, क्योंकि 200 वर्षों की गुलामी के दौरान अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई गई जो नीतियां हैं उसका भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीति और सांस्कृतिक क्षेत्र पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। तो अर्थव्यवस्था पे क्या बुरा प्रभाव पड़ा, राजनीति और सामाजिक क्षेत्र पे क्या बुरा पड़ा, इसको हम देखते हैं। सामाजिक क्षेत्र में अंग्रेज़ों की फूट डालो राज करो की नीति की वजह से भारत में स्वतंत्रता व विभाजन के पश्चात हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के मध्य सांप्रदायिक दंगे हुए, जिससे भारत की एकता को खतरा हो गया। तो फूट डालो राज करो की नीति से हर कोई परिचित है, डिवाइड एंड रूल। और यहाँ पे एक शब्द है सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक का मतलब क्या होता है? ऐसी राजनीति जिसमें धर्म के आधार पर वोट मांगे गए हों, या धर्म की शिक्षा दी गई हो, धर्म के आधार पर भड़काया गया हो, धर्म के आधार पर भाषण दिया गया हो, या धर्म के आधार पर दंगे हो गए हो। तो यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे हुए, धर्म के आधार पर दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे हुए। और ये किसका परिणाम था? अंग्रेजों की नीतियों का परिणाम था। दूसरा, आर्थिक क्षेत्र पे क्या बुरा प्रभाव पड़ा? अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों की वजह से भारत का कृषि क्षेत्र व औद्योगिक क्षेत्र नष्ट हो चुका था। हम देखते हैं कि 200 वर्षों के गुलामी के टाइम पे अंग्रेज़ों ने जो नीतियाँ अपनाई थी उसमें भारत के कुटीर उद्योग और लघु उद्योग जितने भी थे उनको अंग्रेज़ों ने नष्ट कर दिया था, और कृषि क्षेत्र में लोगों को धकेल दिया था। 70 से 75% लोग जो है भारत में कृषि करते थे, लेकिन भारतीय किसानों को किसी प्रकार की रियायत भी नहीं दी जाती थी। कर तो वसूलते थे पर कोई रियायत नहीं होती। जैसे वे ट्यूबवेल बनवा दिए, नहरें बनवा दी, डैम बनवा दिए, सिंचाई व्यवस्था को अच्छा कर दिया, या जो प्रौद्योगिकी है कृषि क्षेत्र में उसको दिया, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने केवल निचोड़ा है किसानों को। इस वजह से स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष विकास की सबसे बड़ी चुनौतियाँ थी, क्योंकि उद्योग धंधे तो उन्होंने नष्ट कर दिए और लोगों को कृषि करने पर मजबूर कर दिया। और देश का विकास होता है आर्थिक क्षेत्र में, मतलब बिजनेस से, उद्योगों से, और मोस्टली जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई है।
तीसरा सेक्टर है राजनीतिक क्षेत्र पर क्या बुरा प्रभाव पड़ा। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान सारी राजनीतिक गतिविधियां अंग्रेजों के हाथ में थी, परंतु 20वीं शताब्दी के आरंभ में राष्ट्रीय आंदोलनों की वजह से भारतीय नेताओं की राजनीतिक स्थिति थोड़ी सी मजबूत हुई। 1885 में कांग्रेस की हमारी स्थापना हुई थी, जिसके बाद से भारतीय राजनीति में भारतीय नेताओं की जो है थोड़ी सी इम्पोर्टेंस बढ़ी और भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी ताकि राजनीतिक अधिकार उनको मिले। स्वतंत्रता पूर्व नेताओं के बीच यह बात तय थी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा, परंतु सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र की स्थापना की थी। तो हम जो अगला नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कि 3 प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी, उनमें से एक चुनौती एकता की है, तो वहीं दूसरी चुनौती लोकतंत्र की स्थापना की भी है। नेक्स्ट, 1947 में आज़ादी के साथ साथ भारत का विभाजन भी हुआ। ठीक है, भारतीय नेताओं ने ये सोचा नहीं था कि हम जिस भारत की कल्पना कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं, वो हमें एक टूटा हुआ भारत मिलेगा। लेकिन आज़ादी के टाइम पे लोग खुश भी थे क्योंकि इतने वर्षों की गुलामी से देश आज़ाद हो रहा है, और साथ ही लोगों को दुख भी था, गम भी था कि भाई हमारे जो पड़ोसी हैं या जो यार दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, जो इतने वर्षों से साथ रहते आ रहे हैं, अब वो उनका बंटवारा हो गया। ठीक है, मुस्लिम लोग पाकिस्तान चले गए और जो हिंदू थे वो पाकिस्तान से भारत की तरफ आ गए। तो यह जो क्षण था आज़ादी का, ये भारत के लोगों के लिए आज़ादी का जश्न भी था और विभाजन का गम भी था, मतलब खुशी का माहौल भी था और गम का माहौल भी था। इस भारत के विभाजन को दिल के 2 टुकड़ा होना कहा जाता है। ठीक है, खैर जो भी हो, देश को आज़ादी तो मिल ही चुकी थी और भारत को अब विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना था, लेकिन चुनौती तो इसी बात की थी, ये कोई आसान काम नहीं था। आज़ाद भारत का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ था और 1947 का साल जो था वह हिंसा और विस्थापन की त्रासदी से भरा हुआ था। जैसा कि इस फोटो में दिख रहा है कि देश के विभाजन के समय की परिस्थितियां कैसी थी कि पाकिस्तान में जाने के लिए लोगों की जो है भरमार लगी हुई है। हिंदू जो लोग हैं पाकिस्तान से भारत की तरफ आ रहे हैं और भारत में जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, और जो ट्रेनें हैं खचाखच भरी हुई हैं। परिस्थितियाँ बहुत ही ख़राब थी। और इस फोटो में क्या दिखा रहा है कि जो लोग उसमें रह रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं, मकानों में, अपने मकानों में रह रहे हैं, उनको अपनी घर संपत्ति को छोड़ करके मजबूरन शिविरों में रहना पड़ा, शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। अपने ही देश में लोग जो है शरणार्थी बन गए थे क्योंकि रातों रात विभाजन हो गया, लोगों को पता ही नहीं चला। और जल्दबाजी में जब ये विभाजन हो गया, दंगे शुरू हो गए। तो ये जो फोटो है वो इसमें आपको दिख रहा होगा, बमबारी। तो हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन, जो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष कौन सी 3 प्रमुख चुनौतियां थी? तो जो पहली चुनौती है वो एकता की है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तो यही है। देश की आज़ादी के दौरान क्या हुआ, दंगे हुए। हिंदू मुसलमान के बीच में जो दंगे हुए, हिंदू मुसलमान के इलाके में नहीं जा रहा, मुसलमान के इलाके में हिंदू नहीं आ रहे, और आ जा रहे हैं तो बस ऐसे काटा मिट्टी चल रही है। तो देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यही थी, क्योंकि भारत जो है वो एक बड़ा भूखंड है जिसमें अलग अलग भाषाई और धर्म जाति के लोग रहते हैं, और उनके बीच में एकता स्थापित करना ये प्रमुख चुनौतियाँ थी। और साथ ही भारत में 565 रियासतें भी थी जिनको भारतीय संघ में शामिल करना था, एक अखंड भारत का निर्माण करना था। उन सबके मध्य एकता की स्थापना करना सबसे बड़ी चुनौतियाँ थी। भारत काफ़ी विविधता वाला देश है जहाँ कई धर्म, भाषाई, जाति के लोग रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्रता के दौरान भारत में 565 रजवाड़े भी थे जिनके मध्य एकता स्थापित करना एक मुख्य चुनौती थी। तो यहाँ पे रजवाड़े की स्पेलिंग गलत हो गई है, वो आप ठीक कर लेना। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, और भाषा तो कई हैं और जाति के भी लोग रहते हैं। तो उनके बीच में जो एक दूसरे को लेकर के हीन भावना है उसको दूर करना, उनके मध्य एकता स्थापित करना, और जो 565 रजवाड़े हैं, रियासतें हैं, उनका भारतीय संघ में विलय करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। उसके बाद जो हमारी दूसरी चुनौती है वो है लोकतंत्र की स्थापना। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र की स्थापना की थी। इस दौरान भारतीय संविधान में प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया गया और साथ ही लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए। मतलब प्रतिनिधित्व मूलक का मतलब होता है ऐसा लोकतंत्र जिसमें लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं चुनावों के माध्यम से, और मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकार में लोगों को अधिकार था
किसका? वोट देने का अधिकार। आज़ादी के बाद 21+ के लोग जो है वोट दे सकते थे, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, हर कोई अपना प्रतिनिधि चुन सकता था। तो प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया गया, लोगों को अधिकार दिया गया अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए। तो इस प्रकार लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। लेकिन चुनौती किस बात की थी? अब देश के अंदर पढ़े लिखे लोग इतने थे ही नहीं, 17 करोड़ मतदाता थे उस समय, और जो देश का है उसकी देश की सीमाओं का सीमांकन करना था कि कितने सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे, और अधिकारियों को प्रशिक्षण देना था, और एक ऐसी पद्धति को अपनाना था जिसमें लोगों को एजुकेशन की ज़रूरत ना पड़े। आज वोटिंग के लिए मशीन का इस्तेमाल होता है, जिसे ईवीएम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। लेकिन पहले के टाइम पे बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते थे। एक बॉक्स होता था, उसमें पर्ची उठा करके मोहर लगानी होती थी और उसको बॉक्स में डालना होता था। तो ये इजी मेथड अपनाया गया और इस प्रकार लोकतंत्र की स्थापना हुई। ये हम आगे अगले चैप्टर में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में मुख्य चुनौती यही है। तीसरी चुनौती है विकास करने की। तीसरी चुनौती विकास की थी, क्योंकि अंग्रेजों की नीतियों का सबसे बुरा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। स्वतंत्रता से पूर्व नेताओं में यह बात तय थी कि विकास देश के समस्त समुदायों के लिए एक समान होगा, और अल्पसंख्यकों के विकास की भी एक प्रमुख चुनौती थी। तो अभी इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती थी, और उसके बाद नेताओं के बीच में इस बात को लेकर के भी सहमति थी कि आज़ादी के बाद जो विकास होगा वो देश के समस्त समुदायों के लिए एक समान होगा, और यही सबसे बड़ी चुनौती थी। और देश के अंदर दोनों सीमाओं के आर पार जो सबसे ज़्यादा खतरा था वो अल्पसंख्यक लोगों को था। उनके अधिकारों का हनन हो रहा था और उनकी सुरक्षा को खतरा था, ठीक है। और वो बहुसंख्यक के मुकाबले अल्पसंख्यक लोग जो हैं वो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, और देश के समक्ष, सरकार के समक्ष यही चुनौती थी कि कैसे जो है इनके बीच में एकता स्थापित की जा सके, हीन भावना को दूर किया जा सके। तो ये हमारी 3 चुनौतियाँ थी: एकता की स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना और विकास करना। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सहमति के वह 2 मुद्दे कौन से हैं जिन्हें लेकर आज़ादी से पहले नेताओं के मध्य व्यापक सहमति थी? तो हमारे जो नेता थे वो अंग्रेज़ों से किस लिए लड़ रहे थे? आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। और आज़ादी के बाद देश का जो शासन है कैसे चलाया जाएगा, इस बात को लेकर के नेताओं के बीच में सहमति थी। तो कैसे चलाएगा? कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। तो पहला जो मुद्दा हमारा ये है जो सहमति का है। दूसरा जो मुद्दा है जिसको लेकर के नेताओं के बीच में सहमति थी वो यह है कि सरकार सबके लिए भले के लिए काम करेगी, मतलब जो विकास होगा सभी समुदाय के लिए एक समान होगा। आज़ादी से पहले सभी नेताओं के मध्य 2 बात पर सहमति थी। तो पहली, शासन जो है लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा, और जो दूसरा है वो है सरकार सबके लिए भले के लिए कार्य करेगी। तीसरा जो हमारा मुद्दा है वो भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। इसका मतलब क्या होता है? उसको इंग्लिश में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहते हैं। और ये शीर्षक वाला भाषण किसके द्वारा और कब दिया गया था? तो ये भाषण का नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जिसे हिंदी में भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट बोलते हैं। तो 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को 1947 में संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए नेहरू जी द्वारा दिया गया भाषण भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। तो जब देश आज़ाद हुआ, संविधान सभा को संबोधित करते हुए, विशेष सत्र को संबोधित करते हुए नेहरू जी ने जो भाषण दिया उसको हम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहते हैं। उस भाषण में कुछ उन्होंने ऐसे लफ्ज़ कहे हैं कि अब हम अपने भाग्य के विधाता खुद हैं, अब हमें अपना भाग्य खुद लिखना है, आने वाला फ्यूचर क्या होगा ये आज हम डिसाइड करेंगे, हमें देश को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। ये फ़ोटो है उस समय की जब विशेष सत्र को संबोधित करते हुए की। अगला टॉपिक हमारा कि खान अब्दुल गफ़ार खान कौन थे और उन्हें सीमांत गांधी के नाम से क्यों जाना जाता? तो ये एक मुस्लिम थे, और खान अब्दुल गफ़ार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता थे। और ये खान अब्दुल गफ़ार खान की फ़ोटो है। मैं एक मैप बनाता हूँ। तो ये जो सीमा है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, ये जो एरिया है यहाँ के ये नेता थे, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता। यह गांधी जी के
सिद्धांत को मानते थे, उनका पालन करते थे, इसलिए इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और यह द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। मुसलमान होने के बावजूद भी इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि भाई एक अखंड भारत का निर्माण होना चाहिए, देश का विभाजन नहीं होना चाहिए, इसलिए द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। अब ये द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा यही है। तो ये बात होगी हमारी। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता हैं, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है क्योंकि गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करते हैं और द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। तो 1947 में भारत के विभाजन के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था, कौन सा सिद्धांत था? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत था भारत के विभाजन के पीछे। और जो ये सिद्धांत है वो मुस्लिम लीग ने दिया था, और मुस्लिम लीग के जो हेड थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। और जो ये विभाजन हुआ, धार्मिक बहुसंख्या को आधार बनाया गया विभाजन का, कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनको पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाएगा और बाकी के जो बचे क्षेत्र हैं वो भारत का भूभाग कहलाएगा। तो कौन सा सिद्धांत है? द्विराष्ट्र सिद्धांत है भारत के विभाजन के पीछे। और किसे आधार बनाया गया विभाजन का? धार्मिक बहुसंख्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये सिद्धांत मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। इसके हेड जो थे मोहम्मद अली जिन्ना थे। उनका कहना था कि जो भारत है वो किसी एक कौम का नहीं बल्कि दो कौमों का देश है, हिंदू और मुस्लिम। तो इस आधार पे जो इलाके हैं मुस्लिम बहुल इलाके, उनको पाकिस्तान में शामिल कर देना चाहिए। इसका मतलब उन्होंने एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि दो कौमों का देश है, हिंदू और मुस्लिम। इस कारण मुस्लिम लीग ने एक अलग देश पाकिस्तान की मांग करी। ठीक है। तो कुछ हमारे दो टॉपिक और हैं छोटे छोटे, जिसमें फैज़ अहमद फैज़ है हमारा, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये वामपंथी नेता है हमारे, जो कि पाकिस्तान में सियालकोट में इनका जन्म और पाकिस्तान में विभाजन के बाद ही रहे। इनका जो रुझान था, मतलब जो इनकी विचारधारा थी, वो पाकिस्तानी शासन या पाकिस्तानी नेताओं से मिल नहीं खाती थी। तो पाकिस्तानी सेना से जो है इनका टकराव रहता था। पाकिस्तानी वामपंथी विचारधारा के थे, पाकिस्तानी शासन से इनका हमेशा टकराव बना रहता था। और कुछ इनकी कविताएं हैं जिसमें नक्शे फरियादी, दस्ते सबा और जिंदानामा, ये जो 3 नाम हैं आप इसको नोटिस कर लेना। इन कविताओं के हिसाब से इनको 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा किसकी कविता का संग्रह है, कौन है? 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा जो है हमारा वह अमृता प्रीतम का, और ये क्वेश्चन पहले आया भी है उसमें CBSE में। एक पंजाबी भाषा की प्रमुख कवित्री हैं और कथाकार, साहित्यिक उपलब्धियों के लिए साहित्यिक अकादमी, पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन जाएगा, पंजाब की वह कौन सी कवित्री है जिन्हें साहित्यिक अकादमी, पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अमृता प्रीतम है वो। और विभाजन के बाद दिल्ली में निवास किया इन्होंने। जीवन के अंतिम समय तक पंजाब की साहित्यिक पत्रिका नागमणि का संपादन किया। तो ये भी क्वेश्चन बन गया कि नागमणि का संपादन किसके द्वारा किया जाता था, या पंजाबी साहित्य की पत्रिका नागमणि का संपादन किसके द्वारा किया गया था? अमृता प्रीतम के द्वारा। तो ये देख लेना, इसको छोड़ना मत। 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए CBSE में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे भारत के विभाजन के क्या परिणाम हुए और भारत के विभाजन में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। बाय।